क्या मेरे बच्चे को ऑटिज्म है? क्या उसको ADHD है? क्या उसको किसी और तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो बिहेवियर प्रॉब्लम हो या ब्रेन डेवलपमेंट डिले हो, या फिर जनरली उसका कोई ना कोई डेवलपमेंट माइलस्टोन है जो डिले हो गया है, जिसका असर मुझे देखने को मिल रहा है और मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोज़ देखने हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेरेंट्स हमें अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, एज के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट माइलस्टोन्स को हिट करते हैं। जैसे एक सर्टेन एज पे बैठना शुरू करते हैं, फिर एक सर्टेन एज पे क्रॉल करना शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी ग्रोथ होती है ये एक प्रोसेस है, कोई स्टेप पहले नहीं होता है। धीरे धीरे करके बच्चा एक के बाद दूसरा माइलस्टोन अचीव करता है और लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें दिखता है कि बच्चे के जो माइलस्टोन्स उसे अचीव करने चाहिए एक पर्टिकुलर एज तक, वो नहीं कर रहा है। और ये माइलस्टोन्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में सब कुछ आ जाता है, जो उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, भागना, दौड़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, उठना, बैठना। और फाइन मोटर स्किल्स जैसे अपने हाथों की मूवमेंट, चीज़ों को उठा पाना, इधर से उधर मूव कर पाना, लिख पाना, ये होते हैं आपके मोटर स्किल्स। दूसरा होते हैं लैंग्वेज स्किल्स, बच्चे की एबिलिटी टू स्पीक, चीज़ों को समझना, उन्हें इंटरप्रेट करना, उन्हें फॉलो करना और साथ में बात करना, जो हमें पता है कि लैंग्वेज का पार्ट है। तीसरा होते हैं सोशल स्किल्स, कि एक सोशल एनवायरनमेंट में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं सोसाइटी के साथ, किस तरीके से सोसाइटी में उठना बैठना है, उस तरीके के स्किल्स को यहाँ पे देखा जाता है। और चौथा होते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन, आपकी मेमोरी, आपकी अटेंशन, आपका फोकस, आपकी ग्रास्पिंग पावर, ये सब चीज़ें आपके कॉग्निटिव स्किल्स में आती हैं। तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली आपको क्लियरली इंटरनेट पे ग्रोथ चार्ट्स मिल जाएंगे कि किस एज में उन्हें क्या माइलस्टोन अचीव करना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि किसी पर्टिकुलर एज में बच्चे ने एक माइलस्टोन नहीं अचीव किया और वो माइलस्टोन की एज निकले हुए भी 3 से 6 महीने हो चुके हैं, आप ऊपर हो चुके हैं 3 से 6 महीने, तो आपको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, जिनका नाम होता है डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन। ये हमारे नॉर्मल पीडियाट्रिशियन से अलग होते हैं। हमारे नॉर्मल पीडियाट्रिशियन से हम मिलते हैं जब बच्चा बीमार होता है, या फिर बच्चे की वैक्सीनेशन करानी होती है, या जनरली हमें डिस्कस करना हो कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक से हो रही है या नहीं। बट जो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन होते हैं, इनका काम ही होता है ये देखना कि बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो माइलस्टोन उसे अचीव करना चाहिए, क्या वो अचीव कर पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो वो पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कशंस करते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं। कई बार जो रीजंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जो ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। और कई बार जो रीजंस होते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। कई बार बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, या बच्चे को उतना एक्सपोजर नहीं मिला होता, या बच्चे के अंदर वीकनेस होती है जिस वजह से मोटर स्किल्स पे वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन होते हैं, इनका काम होता है पेरेंट्स को एक असेसमेंट करके देना और गाइड करना कि किस तरीके की थेरेपी बच्चे के ऊपर काम करेगी। ये जो गाइडेंस है ये आपको सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी रिसर्च ये बताती है कि बहुत सारी कंडीशंस में जहाँ बच्चों के माइलस्टोन्स में कुछ डिले हैं, अगर उन्हें सही टाइम पे और अर्ली ईयर्स में थेरेपी दी जाए, अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है, तो बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट होती है और काफ़ी बच्चे इन डिलेज को ओवरकम कर लेते हैं। अर्ली ईयर्स में स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि 5 साल तक बच्चे का जो 90% ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो 2 से 5 साल का टाइम है जहाँ बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अभी भी बहुत फास्ट पेस पे हो रही है, अगर आप इस टाइम पे सही तरीके की इंटरवेंशन देते हो, थेरेपी देते हो, तो बच्चे का ब्रेन उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है और उस इंफॉर्मेशन को लेके फिर वो माइलस्टोन को मीट करने में हेल्प करता है। इसीलिए जितना जल्दी स्टार्ट कर सके उतना अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि मेरे बच्चे में अगर कोई भी मुझे डिले दिख रहा है तो मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को थेरेपी लेने से हिचकिचाहट भी होती है कि उन्हें लगता है कि लोग सोचेंगे मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, बट थेरेपी एक्चुअल में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, जो बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते, जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, जो उससे उधर भागते हैं, उनके लिए तक काम करती है। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में लग रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो मुझे बॉदर कर रहा है, जो उसको इम्पैक्ट कर सकता है स्कूल सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, या उसकी ओवरऑल खुद की अपब्रिंगिंग के पर्सपेक्टिव से उसके इंडिपेंडेंट होने के रास्ते में रोड ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, तो आप एक डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिए।
आपके एरिया के जो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियंस है उनके कॉन्टैक्ट आपको अपने ही पीडियाट्रिशियन दे देंगे, तो आप अकॉर्डिंगली जाके मिल सकते हैं। और अगर आपकी पहली विजिट में कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो एज अ पेरेंट मेरा ये सजेशन है कि 2 से 3 ओपिनियंस ज़रूर लीजिएगा। कई बार किसी और का ओपिनियन और ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। और कई बार ये होता है कि हम बच्चों को बहुत ही छोटी एज में असेसमेंट के लिए ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और वो इतनी छोटी एज में गेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बच्चे एज के अकॉर्डिंगली काफ़ी चेंज होते हैं। और हमें ऐसे लगता है जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो वैसे ही जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी हट गई। और पेरेंट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को किसी भी डिले से बाहर निकालने में। तो आपकी भी बहुत मेहनत होती है, सिर्फ थेरेपी से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जो अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको क्लियरली एक डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से जरूर जाके मिलना चाहिए। पहला साइन है आई कॉन्टैक्ट। आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बट बच्चा आपको आई कॉन्टैक्ट ही नहीं दे रहा है। वो अपना मुंह स्ट्रेट रख रहा है, जो टास्क वो कर रहा है उसी पे फोकस कर रहा है, या फिर वो आपसे अपना मुंह हटा रहा है। आप जब उससे नॉर्मल बात भी करते हैं उसके फेस के पास आके भी, तब भी वो आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं देना चाहता, वो आपको नहीं देखना चाहता है। दूसरा है रिस्पॉन्स टू नेम। आप बच्चे को बुला रहे हैं उसके नाम से, बट बच्चा नहीं सुन रहा है। तो कई बार एज पेरेंट्स हम घबरा जाते हैं कि बच्चे में कोई हियरिंग इशू तो नहीं है। ये पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है, और इसको रूल आउट भी कराना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में कोई हियरिंग प्रॉब्लम हो। वैसे तो ये जो हियरिंग टेस्ट होता है वो बर्थ पे हो चुका होता है, बट अगर आपने हियरिंग टेस्ट भी करवा लिया है और फिर भी बच्चा नहीं सुन रहा है तो देन दैट इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप पास से बच्चे को बोल रहे हैं, लाउड वॉइस में बच्चे को बोल रहे हैं, बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने नाम पे। तीसरा है लाइनिंग अप ऑब्जेक्ट्स। बच्चा हर चीज़ को लाइन बनाता है, जैसे टॉयज लेके बैठा है, कार्ड्स लेके बैठा है, लाइंस बनाएगा। आपने बच्चे को ग्लासेस दे दिए, लाइंस बनाएगा। जूते ले लिए, लाइंस बनाएगा। कोई भी लेगो उठा लिया, लाइंस बनाएगा। हर चीज़ को एक लाइन में ऑर्गेनाइज करेगा। चौथा है बच्चा 3 से 5 साल के बीच में है और अभी भी बिल्कुल नॉन वर्बल है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। इशारे से सिर्फ अपनी बातें समझा देता है, या आपका हाथ पकड़ के लेके जाता है जब उसको कुछ भी समझाना होता है कि उसको क्या चाहिए। वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ये एक है, और इसी का एक सबसेट है स्पीच में बहुत ज़्यादा डिले है। देखो, थोड़ा बहुत स्पीच डिले तो वैसे ही देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के बाद ये देखा जा रहा है कि उन सालों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें जनरली एक स्पीच डिले देखा जा रहा है। बट 6 से 8 महीने का अगर डिले है तो दैट स्टिल वर्केबल। अगर आपको उससे ऊपर लग रहा है कि अभी तक बच्चे की कुछ तो स्पीच होनी चाहिए थी और नहीं है, देन डेफिनेटली आपको ये डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अगला है फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता। जैसे आप बच्चे से पूछते हो एप्पल कहाँ है, पेड़ कहाँ है, स्काई कहाँ है, तो बच्चा फिंगर पॉइंट करके नहीं बताता है, वो सिर्फ उसकी तरफ देखता है और आपको बताता है। अब ये ना थोड़ा सा ग्रे एरिया है, बिकॉज कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं, वो लेजी होते हैं कि उन्हें उंगली नहीं उठाना है। तो इसको आप थोड़ा सा चेक करते रहिए नॉर्मल सिचुएशन में कि अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो वो आपको इमिटेट करके उंगली उठाएगा या नहीं, क्योंकि छोटी एज में बच्चे इमिटेशन बहुत करते हैं। तो इसी पॉइंट से लिंक पॉइंट है कि बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा है। आप जो एक्शंस कर रहे हैं, जो फेसेस बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको रिपीट करने की कोशिश बच्चा नहीं कर रहा, जो आप देखोगे कि नॉर्मली बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी से बच्चे सीखते हैं। अगला है बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, चीज़ें फेंक देता है, बैठ नहीं सकता है, इधर से उधर उछलता कूदता रहता है, और मतलब आपको दिख रहा है कि ठीक है एक्टिव बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, बट ये थोड़ा हाइपर है। सो कहीं पे भी भाग जाता है, आप बाहर मॉल लेके जाते हो, वो वहाँ से निकल के तेज़ भागने लग जाता है, आपको उसके पीछे भागना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, आपका हाथ छोड़ के एकदम भागने लग जाता है। तो ये बहुत ही हाइपर एक्टिव अगर बच्चा है तो भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अगला है सोशल क्लोजर। बच्चे को सोशल ग्रुप्स में हैंग आउट करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, रोने लग जाता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, खेलना नहीं चाहता है, किसी से भी बात नहीं करना चाहता, इंटरैक्ट नहीं करना चाहता, सोशल स्माइल नहीं देता, बाय बोलोगे बाय नहीं बोलता है, कंप्लीटली क्लोज्ड शट डाउन हो जाता है जैसे ही उसके नोन लोगों के हटके कोई और लोग आ जाएं। तो भी आपको डेफिनेटली ये बात करना चाहिए। बट अगेन सोशल स्किल एक ऐसा स्किल है गाइज जो टाइम के साथ आता है और एक्सपोजर के साथ आता है। हमने कोविड में बच्चों को इतना अंदर रखा है कि एज इट इज़ बच्चों में थोड़ा सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम है। अगर आपने ट्राई कर लिया, उसको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ दे के, चाहे वो पार्क में हो, चाहे वो घर पे प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करके हो, या फिर उसको ऐसी जगहों पे ले जाके हो, छोटे छोटे ग्रुप्स में जहाँ वो लोगों से मिले, उसको सिखा के हो कि हाय बोलो, बाय बोलो, ये सब आप कर चुके हो और फिर भी आपको दिख रहा है कि उसको क्लोजर्स हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से बात कीजिए। अगला है बच्चा सिंपल कमांड फॉलो नहीं कर पाता। आपने उसको बोला कि मम्मा को पानी दे दो, पानी उसके सामने पड़ा है बट वो आपको उठा के पानी नहीं दे रहा है। आपने उसको बोला मम्मा के लिए किचन से स्पून ला दो, तो वो नहीं जा रहा है किचन से स्पून लेके आने,
में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप उसे इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हो। अगेन ये लैंग्वेज से लिंक्ड है, तो सिंपल कमांड फॉलो करना हर बच्चा कर लेता है। जैसे आप उसके सामने एक हैट गिराओ और बोलो हैट दे दो, तो उसको पता है कि मुझे हैट उठाना है और आपको देना है। अगला है बच्चा जोन आउट हो जाता है। बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते आपने एकदम से देखा कि वो जोन आउट हो गया, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे देखने लग गया और वो कंप्लीटली बस उस जगह पे देख रहा है। अब बाकी उसके आसपास क्या चल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसके सामने से उसका टॉय उठा लिया, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा था वो उठा लिया, बट वो एक अलग जोन में चला गया, थोड़ा फ्रीज हो गया है। आप उसको वापस प्ले में लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो अपने एक पर्टिकुलर जोन में चला गया है। ऐसा अगर आप ऑफन देख रहे हो तो दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। देन नेक्स्ट है स्टिमिंग। स्टिमिंग में क्या होता है, जैसे बच्चा जो है वो घूमने लग जाता है कि वो कॉन्स्टेंटली चक्कर लेना उसको बहुत अच्छा लग रहा है, या वो अपनी फिंगर्स को ऐसे रिगल करने लग जाता है, या फिर वो अपना हेड बैंग कर रहा है, या वो इधर से उधर आगे पीछे भागने लग गया है, रॉक करने लग गया है, इस तरीके से। तो कोई भी रेपिटेटिव एक्शन जो बच्चे को करना पसंद है और वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्पेशली जब उसे एंजाइटी हो रही है, वो बहुत जब एक्साइटेड कुछ ऐसा हो रहा है तो वो ऐसे एक्शंस कर रहा है, इवन देन यू शुड डिस्कस इट विद द डॉक्टर। एंड देन गाइस, प्रिटेंड प्ले। हम सबको पता है कि छोटी एज में बच्चों के लिए प्रिटेंड प्ले करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रिटेंड प्ले से उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो सीखते हैं। ये उनकी लैंग्वेज, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, हर चीज़ को एनहांस करता है। सिंपल प्रिटेंड प्ले, जैसे भी वो करना चाहें, किसी चीज़ को कुछ समझ के कुछ भी बना लिया, कोई स्टोरी बना ली, कोई गाना बना लिया, ये अगर बच्चे में मिसिंग है, बच्चा प्रिटेंड प्ले करता ही नहीं है, तो अगेन यू शुड डिस्कस इट विद द डॉक्टर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट विल बी दैट वैसे बच्चे की स्पीच जो है वो डिलेड है। वो नॉर्मल जैसे बात करना, वर्ड्स बोलना, वर्ड्स को ज्वाइन करना, सेंटेंसेस बोलना, रिकॉल करना कि क्या हुआ था, ये सब नहीं कर रहा है। बट जो गाने वो टीवी पे देखता है वो बिल्कुल प्रॉपर A to Z वो गाना गा पा रहा है। कोई नंबर्स अगर वो देखता है तो वो नंबर्स उसको बिल्कुल उसकी मेमोरी में याद हो गए हैं, बट वो नॉर्मल कुछ बात नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो यू शुड डिस्कस। एट टाइम्स दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिस, क्योंकि उसको विजुअल एक्सपोजर ज्यादा मिला होता है तो वो चीज पिक करता है, बट अगेन कुछ केसेस में इट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो गाइज, ये सारे अगर आपको साइंस दिख रहे हैं तो यू इमीडिएटली नीड टू मीट अ डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन। अगर आपको कुछ कंसर्न वहां पे निकल के आए तो यू शुड टेक अ सेकेंड ओपिनियन और इवन अ थर्ड ओपिनियन, एंड देन स्ट्रैटेजाइज कि अब मुझे अकॉर्डिंगली अपने बच्चे के ऊपर कैसे मेहनत करनी है। अगर आपके बच्चे के साथ आपको इनमें से कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो घबराना नहीं है, अपना दिल नहीं छोटा करना है। आपकी मेहनत से बच्चे में जो भी डिलेज हैं आप उसको डेफिनेटली कवर अप कर सकते हो, और अगर कवर अप नहीं भी कर पाए, क्योंकि सर्टेन कंडीशंस में नहीं पूरा कवर अप हो सकता, तो एटलीस्ट आप उन्हें हेल्प कर सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव लाइफ इंडिपेंडेंटली। आप बेसिक लाइफ स्किल्स उनको सिखाने में मदद कर सकते हो, जिसमें थेरेपी और पेरेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो पेरेंट का टाइम होगा और पेरेंट की प्लानिंग होगी कि मुझे बच्चे के पर्टिकुलर कौन से एरिया पे काम करना है और कैसे करना है, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के आपके बच्चे को डेफिनेटली मदद मिलेगी। आई होप इस इंपॉर्टेंट वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।